नमस्कार। मैं लखनऊ से महेंद्र भीष्म, और आज जो मुझे दायित्व मिला है साहित्य, समाज और लेखकी दायित्व के ऊपर मुझे बोलना है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये सुनिश्चित हो चुका है। इस ग्रहण काल में मैं अभी जुड़ा हुआ था रामायण केंद्र भोपाल के वेबिनार से, जहाँ पर महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी और अन्य मंडलेश्वर वहाँ पर उपस्थित थे। और एक अच्छा कार्यक्रम था। किन्नर समाज का रामायण काल में क्या महत्व है, ये विषय था वहाँ पर, और वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ। और मैं सबसे पहले इस ग्रहण काल में आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जिस विषय की चर्चा के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं, इसमें साहित्य का जो, जैसा हमारे यहाँ पर कहा गया है, सद साहित्य लिखा गया है, तो साहित्य समाज का दर्पण माना गया है। एक जगह आया भी है कि कुछ लोग जुड़ जाएं। आवाज आ रही है? सुभाष राय जी नमस्कार। देखिए, कहा गया है हितेन सा सहित तस्य वा, जिसमें कल्याणकारी भाव होता है। साहित्य चिरस्थायी है, राष्ट्र, देश, काल, समय परिवर्तित हो सकता है, और साहित्य हमेशा रहता है। आप देखें कि तमिल में बहुत अच्छे कवि हुए हैं, तिरुवल्लुवर, एक विख्यात तमिल कवि है। संस्कृत की तरह वो भी प्राचीन भाषा है। उन्होंने तिरुकुरल जो ग्रंथ लिखा था, उस समय जब लिखा था हजारों साल पहले, या वेद व्यास ने लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा, वो साहित्य रामायण काल का, महाभारत काल का, मुगल काल का वर्तमान साहित्य विश्व के अनेक देशों में, कोनों में, और आज भी लिखा जा रहा है, आगे भी लिखता जाएगा। पर भविष्य में जो लिखा जाएगा साहित्य, और जो प्राचीन साहित्य है, वो हमेशा रहेगा। पर आज से 2000 साल पहले फला देश में, फला संस्कृति में, फला जगह पर किसका शासन था, कितने समय से कितने समय तक शासन रहा। कहने का मतलब मेरा है कि साहित्य चिरस्थायी होगा, और साहित्य जो लिखा जाए वो कल्याणकारी भाव के साथ हो। साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखा जाता। साहित्य का उद्देश्य लोक कल्याणकारी भाव। राकेश शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत, आप आ गए हैं, नमस्कार। आशीष कुलश्रेष्ठ सर, आवाज नहीं आ रही, तो आवाज के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं एक विधि कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए, अब आवाज आ रही है।
आप बताइए, माइक मेरे पास में आ गया है। हाँ, नमस्कार। आवाज़ बहुत कम आ रही है और विषय का आवाहन नहीं हो पा रहा है, अवगाहन नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छी हिंदी। कृष्ण बाबू, मुक्ति शर्मा जी नमस्कार। रोहित प्रसाद देख रहे हैं। अब बताइए, क्या अब इसके बाद आवाज़ आ रही है? माइक पास में आ गया। आवाज़ ही नहीं आ रही है। अच्छा, पंखा बंद कर देना। हाँ, क्या अब आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है, अब अच्छे से आवाज़ आ रही है। मैं एक लेखक की हैसियत से आपके सामने हूँ। आज का विषय है साहित्य, समाज और लेखकी दायित्व। अमन प्रकाशन के द्वारा ये एक बहुत अच्छा विषय रखा गया है। और मैं अभी कुछ देर पहले भोपाल केंद्र रामायण के भोपाल केंद्र के एक वेबिनार में था, जिसमें रामायण में किन्नर की उपस्थिति इस विषय पर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, मीरा परिडा वगैरह वहाँ पर थीं और एक अच्छा कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है। और मैं अपना वक्तव्य देकर यहाँ आ गया हूँ कि ये भी मेरा पूर्व निर्धारित समय था। और अमन प्रकाशन से मेरे 3 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, ऐसे कुल 5 कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। और अमन प्रकाशन का ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जो उन्होंने शुरू किया है वैवी गोष्ठी की रूप में। और मैं अपने पाठकों, अपने शुभचिंतकों और अपने अग्रजों से इसमें मिल पा रहा हूँ। और इस कार्यक्रम के साथ सबसे अच्छी बात ये रहती है कि हमारी बातें जो हो रही हैं, जो मैं बोलूँगा, वो एक वीडियो रिकॉर्ड के रूप में भी रहेगा। मेरे 5 उपन्यास होने जा रहे हैं और 5 कहानी संग्रह हैं, नाटक वगैरह है। साहित्य का एक अपना उद्देश्य है, वो लोक कल्याणकारी भाव से लिखा जाए और समाज को से उसका अन्योन्याश्रित संबंध है। इसीलिए साहित्य को समाज का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। कई बड़े साहित्यकार हुए हैं, चाहे वो वेद व्यास हों या तमिल के तिरुवल्लुवर हैं हुए हों, और हमारे यहाँ के उत्तर भारत, दक्षिण भारत और विश्व में अनेक साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने सद साहित्य की संरचना की, लिखा, और वो आज भी उसी प्रामाणिकता के साथ पढ़े जा रहे हैं। आज मुंशी प्रेमचंद जी नहीं हैं, पर उनके बताए रास्ते पर उनकी लिखी कृतियों को हम पढ़ते हैं और गुनते हैं। उस समय समाज की क्या स्थिति थी, महाभारत काल में, रामायण काल में, प्रेमचंद जी के काल में, पर आज समाज की क्या स्थिति है। तो वो स्थितियां समाज की बदलती रहेंगी, पर जो साहित्य लिखा गया है वो स्थायी रहेगा, ये मैं कह रहा हूँ। अब मैं आता हूँ मुख्य अपने विषय पर कि लेखकी दायित्व हमारे क्या होने चाहिए। एक लेखक का प्रमुख दायित्व है कि वो समाज में घट रही घटनाएं, प्रतिघटनाएं, अच्छी बुरी जो भी हैं, उनको वो समझता, बूझता, आगे बढ़ता है और वहीं से अपने कथानक, अपने कहानी, अपने उपन्यास की विषय वस्तु उठाता है और समाज के सामने रखता है। पर उसका एक दायित्व होना चाहिए, होता है कि वो समाज को जोड़ने की बात करे, समाज को तोड़ने की बात ना करे। जिस तरह से युद्ध आवश्यक हैं, पर शांति भी जरूरी है और शांति के लिए युद्ध आवश्यक है। विश्व में 2 विश्व युद्ध हुए, अनेक देशों में लड़ाइयाँ हुई, हमारे देश में ही 4 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पर इस विषय पर कितना साहित्य आया है हिंदी साहित्य में,
ऐसा साहित्य लिखा जाना जरूरी है। हाशिए पर जो लोग हैं उनके ऊपर यहाँ तो कुछ लिखा जा रहा है, पर अभी तक कितना साहित्य आया है। तो एक साहित्यकार का ही दायित्व है कि वो ऐसे विषयों को लाता है, चाहे वो हाशियों पर हो, चाहे वो दलित वर्ग का हो, या किन्नर समुदाय से संबंधित हो, या युद्ध काल के समय की रचना हो, इस सबसे अवगत कराता है एक साहित्यकार। और उसका जो दायित्व है वो है परस्पर सद्भाव का विकास हो, परस्पर कोई भेदभाव ना हो, और लोगों में सामंजस्य बने, राष्ट्रीय एकता, और जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है वो आगे चल के एक अच्छा देश का नागरिक बने। पर कई बार विचारधाराएं आपस में टकराती हैं, चाहे वो दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, सभी विचारधाराओं का स्वागत। पर जहाँ हमारे राष्ट्र की बात आती है, जहाँ हमारी संस्कृति की बात आती है, वहाँ हमें प्राथमिकताएं देनी होंगी। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, मानवता पहले है, इसके बाद हमारा अस्तित्व है। तो ऐसे सत्साहित्य की रचना आवश्यक है और ये लेखक की दायित्व की प्राथमिकता है। मैं कुछ प्रश्न यहाँ से उठा रहा हूँ। आवाजी की बात अभी तक लिखी जा रही है। हाँ, मुक्ति शर्मा जी आप भी थी वहाँ पे। अमन प्रकाशन को भीष्म सर की कृतियों को प्रकाशित करने हेतु हार्दिक आभार। हाँ, साहित्य समाज को मात्र प्रतिबिंबित नहीं करता है, परंतु उसके विकृति अदालत को सुधार कर समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। एकदम सही बात कही आपने कृष्ण बाबू। ये ना केवल वो प्रतिबिंबित करता है, बल्कि संगठित जीवन का द्योतक व परिचायक भी है। साहित्य समाज का केवल दर्पण नहीं है। और साहित्य नई चेतना, नया जीवन और किसी राष्ट्र की धरोहर को संजो के रखता है, उसकी संस्कृति को संजो कर रखता है। डॉक्टर मोहसिन खान तन्हा, अभिवादन आपका, धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा है। लेखक की दायित्व के संदर्भ में आपकी बात ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मसात कीजिए। साहित्य का सृजन मात्र पर्याप्त नहीं है, उसका परिचालन, पठन पाठन भी अत्यंत आवश्यक है। हाँ, ये तो है। जब आप लिखेंगे तो कोई ना कोई आपको पढ़ेगा, और एक लेखक का लिखना तभी सार्थक है जब वो लोगों के बीच में कृति जाए। पंखा चलाओ बस। तो पंखा चलवाया, अगर आवाज़ आए तो बता दीजिएगा, बंद कर दूंगा। एक लेखक अपनी कृति लिखता है, प्रकाशक उसको छापता है और पाठक उसको पढ़ते हैं। जो अच्छा लिखा जाएगा, जो पठनीय होगा, जो ग्राह्य होगा, वो कालजयी होगा। आज के पैमाने पर अगर वो खरा नहीं उतरता है लिखा हुआ, तो वो कल जो अगली पीढ़ी आएगी, आगे के लोग आएंगे, वो यदि उस अच्छे लिखे हुए को पहचान पाएंगे, पारखी होंगे, तो वो तब पढ़ा जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी अपने समय पर जब लिख रहे थे, उनके एक बहुत बड़े आलोचक हुए। आज उन आलोचक को कोई नहीं जानता। वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं से के विरोध में बोलते थे हमेशा, पर उन्होंने लिखा और आज हम उनको उसी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं जैसा कि हमारी पिछली पीढ़ी पढ़ रही थी, या आने वाली पीढ़ी पढ़ रही है, नई पीढ़ी पढ़ रही है। और मुंशी प्रेमचंद जी को सब जानते हैं, उन आलोचक महोदय को आज कोई नहीं जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा लिखा होगा वो कभी ना कभी सराहा जाएगा, जब उसे सही पाठक, सही पारखी मिलेंगे।
हाँ, ये मोहसिन खान जी मैं सहमत हूँ। लेखकी दायित्व में बहुत चौकन्ना रहना होता है। देखिए, लेखक वह है जो मानवतावादी है। अगर वो किसी घेरे में आ गया, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, जब वो उस घेरे में आके लिखता है, मैं किसी भी घेरे में अपने को नहीं मानता हूँ। मैं एक लेखक के रूप में निरपेक्ष बात आप रखिए, आपको कहीं से भी पूर्वाग्रही नहीं होना है। ये लेखक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब वो किसी विचारधारा से जुड़ जाता है, उस घेरे में आ जाता है, तो उसकी कलम जब चलती है तो वो सोचता है कि मैं अगर ये लिखूंगा तो मेरा वो अगला आका क्या सोचेगा। बस वहीं वो मात खा जाता है। हमारे जो बड़े नामी अच्छे लेखक हुए हैं, आप उनको देखिए कि उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो केवल अपनी बात को आगे रखते रहे हैं, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो लेखक हो, और चाहे वो चिंतक हो। गैलीलियो ने मृत्यु स्वीकार कर ली, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा कि पृथ्वी गोल है, भले उसमें कहीं कितने लोग उसके विरोध में थे। सुकरात का उदाहरण हमारे सामने है। तो इसी तरह कई ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने कभी किसी विचारधारा या किसी मठाधीशी को अंगीकार नहीं किया, और वो स्वतंत्र निरपेक्ष भाव से लिखते रहे। और आज जो लिख रहे हैं निरपेक्ष भाव से, वो आज नहीं तो कल लोगों के सामने अपना स्थान अच्छे से बनाएंगे, और बहुत सारे लोग बना भी चुके हैं। कृष्ण बाबू बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उठा रहे हैं। आगे तभी साहित्य का सामाजिक दायित्व संपन्न हो पाएगा और लोक कल्याण संभव हो पाएगा। आगे तभी साहित्य का सामाजिक दायित्व संपन्न हो पाएगा। हाँ, ये सही है। और मोहसिन खान तन्हा लेखक को समाज देखता है। हाँ, जब आप कोई रचना लिखते हैं, जब वो कृति बाहर आ जाती है, पढ़ी जाती है लोगों के बीच में, तो उससे उस लेखक की लिखी हुई बातों से, जैसे हम लोग उपन्यास पढ़ा करते थे छोटे में और अभी भी, तो जब कथानक और कहानी साथ साथ चलती तो पलट पलट के वो लेखक का फोटो भी देखा करते थे। क्या भगवती चरण वर्मा जी ने चित्रलेखा लिखी, तो भगवती चरण चित्रलेखा में श्वेतांबर वगैरह सब आ रहे हैं, पात चित्रलेखा आ रही है, पर साथ में हम पन्ने पलटते थे, एक बार देख लेते थे, आह भगवती चरण वर्मा जी। जैसे मैं विमल मित्र जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। विमल मित्र जी के साहब बीबी गुलाम, यह नरदे, बहुत सारे हैं। तो उनको जब पढ़ता था तो लगता था भगवान इसमें 50 पन्ने और जुड़ जाएं, जबकि वो 500 पन्ने का उपन्यास होता था। तब मैं सोचता था अभी इसमें 20 पन्ने और जुड़ जाते, काश। धर्मयुग वगैरह उस समय छोटे में जब पढ़ते थे, कहानियाँ उसमें आती थी, तो लगता था और कुछ हो। क्योंकि वो जो एक लिखने का सॉफ्ट, वो जो एक उनका भाषा शैली थी, उनकी एक सोच थी, एक उनका चिंतन था। हर पैराग्राफ में आप किसी किसी लेखक को जब पढ़ते हैं तो देखिए, आप अंडरलाइन करते चले जाते हैं। उसमें इतने सूक्ति वाक्य लिखे होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो कितना बड़ा दायित्व है लेखक का कि वो पढ़ा जा रहा है अपने सिद्धांतों के साथ, और उसके सिद्धांतों को, उसके विचार को उसके पाठक अंगीकार कर रहे हैं। तभी कहा गया है कि सद साहित्य हमेशा चिरकाल तक रहता है, और जो सतही साहित्य होता है, जो केवल मनोरंजन के लिए लिखा जाता है, फिल्मों में गीत आते हैं एक से एक, आपको 4-6 दिन इतने ज़्यादा वो कानों में लगेंगे सुंदर सुनने में, और सब बातें हैं, और 2 महीने बाद वो गाने आप भूल जाएंगे। पर वो जो इंदिवर जी का लिखा गीत है, वो जो नीरज जी का लिखा गीत है ना, वो पुराने गाने जो काफ़ी लोगों को याद हैं, चाहे वो कस्मे वादे प्यार वफा हो, या फूल तुम्हें भेजा है खत में हो, या प्रेम धवन जी के गीत हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उन गीतों को हम आज भी कंठस्थ और गुनगुना लेते हैं। एक गीत, एक कहानी, एक उपन्यास जब आप पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी विचारधारा बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। ये एक महत्वपूर्ण दायित्व है लेखक का कि वो ऐसा लिखे जो कहीं ना कहीं
एक व्यक्ति को मानवतावादी बनाने में सक्षम हो उसका लेखन। हाँ मुक्ति शर्मा जी, लेखक समाज का ही एक अंग होता है और वह भी अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने गांव, घर और देश के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है। और जब वो कार्य कर रहा होता है तो उसके सामने बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी जो घटनाएं वो देखता है, वो आत्मसात करता है और उन अनुभवों के आधार पर अगर कहीं कोई अत्याचार हो रहा है तो उस निरीह प्राणी का की आवाज़ कौन बनता है? एक पेड़ है, पेड़ काटा जा रहा है, उस पेड़ के ऊपर कहानी लेखक लिखता है, उस पेड़ की आवाज़ पहुंचाता है लोगों के बीच कि पेड़ को मत काटिए, ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो लेखक ही वो पेड़ बन के कोई अत्याचार कर रहा है किसी के ऊपर, लेखक परकाया प्रवेश करके वो अत्याचारी भी बनता है, और जो अत्याचार सह रहा है, जिसके ऊपर हो रहा है, वह भी लेखक ही होता है। इस तरह परकाया प्रवेश करके दोनों का जो एक चरित्र चित्रण वो अपने कथानक में लाता है, अपनी कहानी में लाता है, और फिर उन दोनों के बीच में जो सत्य है, जो चिरस्थायी है, जो लोगों के बीच में संवेदना पहुंचाएगा, जो उस निरीह, उस गरीब, उस अत्याचार को सहन करने वाले व्यक्ति की आवाज़ बनता है एक लेखक। कई बार हम लोग अपने पात्रों के साथ चल रहे होते हैं, उनको जी रहे होते हैं। लेखक जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो रखता है समाज के सामने, और समाज के सुधारक की भूमिका भी निभाता है। पर इसमें भी कई प्रश्न हैं कि लेखक को केवल लिखना चाहिए या समाज सुधारक भी बनना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा अलग विचार रखता हूँ कि एक लेखक को ना केवल लिखना ही चाहिए, बल्कि समाज शास्त्री की तरह एक समाज सुधारक की भूमिका भी वो अगर निभा पाता है तो वह वंदनीय है। वो अपने पात्रों को लिखता है, उनको जीता है, तो अगर वैसा पात्र उसको जब मिलता है सामने, तो वो उसके साथ उसके उत्थान के लिए कुछ करता है तो बहुत अच्छा है। और मैं स्वयं इस परंपरा का हूँ कि अगर मैं किसी गरीब की कहानी लिख रहा हूँ और वो गरीब मेरे सामने है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने युद्ध के ऊपर उपन्यास मेरा आया है अमन प्रकाशन से, जय हिंद की सेना। मैं उस समय 71 में 4 साल का था, 5 साल का था, पर वो जो मैंने मिलिट्री साइंस मेरा विषय रहा है स्नातक में, मैंने युद्ध पढ़ा, मैं एनसीसी का कैडेट भी रहा हूँ, और जिस तरह से सेनाएं तैयार होती हैं, सेनाएं जाती हैं, 71 युद्ध में किन किन लोगों ने भाग लिया, क्या क्या स्थितियां हुई, तो एक लेखक शोधार्थी की तरह अपने विषय को तैयार करता है और इस भाव से लिखता है, और लिखना चाहिए कि उसका लिखा हुआ एक आम पाठक पढ़ेगा, पर साथ ही उसका लिखा हुआ डॉक्टर राकेश शुक्ल जैसे एसोसिएट प्रोफेसर भी पढ़ेंगे, उसका लिखा हुआ एक बहुत बड़ा साहित्यकार भी पढ़ेगा, एक वैज्ञानिक पढ़ेगा, एक ब्यूरोक्रेट पढ़ेगा, एक राजनेता पढ़ेगा, जो साहित्य प्रेमी हैं वो पढ़ेंगे। तो उनको उस स्तर के लोगों के लिए लिखना है, तो हर चीज़ प्रमाणिक होना चाहिए। मेरी एक कहानी है कन्या।
कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर है। मेरी चाची डॉक्टर गिरजेश अवस्थी कानपुर डफरिन की हेड थी। मैंने उनसे पूछा कि भ्रूण कितने दिन में बड़ा होता है, कि ये स्त्री का है कि ये पुरुष का भ्रूण है। तो वो ज्ञान प्राप्त किया। फिर मैंने पता किया, मैं न्यायालय में हूँ तो कुछ चीज़ें पता भी हैं कि कितनी सज़ा है इसमें, कितना जुर्माना है। या मेरी एक कहानी है वो 30 जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर है। तो मैंने डॉक्टरों से पूछा कि किडनी कैसे ट्रांसप्लांट होती है, किडनी कौन दे सकता है, क्या भौगोलिक स्थितियों में, किन किन भौगोलिक स्थितियों में किडनी काम करती है। ये एक शोध वर्क होता है जो लेखक को करना चाहिए, ये उसके दायित्व में आता है। वो जो भी चीज़ लिखे, मैंने किन्नर कथा उपन्यास लिखा, 4 से 5 साल लग गया उसमें लिखते लिखते। कई चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं, पता करनी होती हैं। किन्नर जीवन कैसा है, वो क्या सोचते हैं, जब वो विस्थापित होते हैं तो क्या दर्द होता है उनके मन में। लोग उनको गाली के रूप में हिजड़ा बोल देते हैं, पिघला शीशा सा कानों में जाता है। उन्हें अपने घर में अपने परिवार के लोगों से ही दूर होना पड़ता है, सब याद आते हैं। वो मैंने जिया, मैं किन्नरों से मिला, मैंने उनके साथ नाश्ता किया, भोजन किया। एक हमारा दलित भाई था, जब मैं इंटर में पढ़ता था, वाल्मीकि समाज से था। तो हम लोग 20-25 युवा बुधवार के दिन एक बैठक करते थे, और जगदीश जो वाल्मीकि समाज से था वो हम सबको नाश्ता बांटता था। हम लोग उसके हाथ से लेके खाते थे, एक इस सोच के साथ कि वो हमारा भाई है, किसी भी मायने में वो कम नहीं है। पर मैं जगदीश बना और मैंने उसके अनुभव अपनाए, तो मैंने देखा कि उसके अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि आज मेरे जो भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, सब मुझे कहीं से भी ये नहीं महसूस करा रहे हैं कि मैं एक सफाई कर्मचारी के घर का हूँ, और पढ़ाई में, कपड़ों में, हर तरह से वो हमारे साथ था। तो वो जो बीज बनते हैं बचपन से किसी के साथ, वो एक लेखक को अनुभव देते रहते हैं। और बहुत सारे अनुभव हमें अपने मित्रों से, अपने घर से, अपने परिवार से, समाज के लोगों से किराए होते हैं। मैं बात कर रहा था जय हिंद की सेना उपन्यास का, जो 71 युद्ध के ऊपर है। तो मैं 71 युद्ध के उन विजेताओं से भी मिला, वो लखनऊ में भी रह रहे हैं, उन शहीद परिवारों से भी मिला और उनके पास गया। उनकी कोई समस्या भी आई कि हमारा एक ये काम है, उनको भी मैंने संपादित करने का प्रयास किया। तो ये नहीं कि हमने एक उपन्यास लिख लिया और उस सैनिक का को सम्मान नहीं मिला समाज में, जब वो 40 साल पुरानी बात हो गई। तो मैंने एक कार्यक्रम में उन सारे लोगों को बुलाया जिन्होंने उस युद्ध में भाग लिया था। बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और वो हमारे जो उसमें एक वीर चक्र चतुर्वेदी जी भी थे, जिनको वीर चक्र मिला था, और बम फट जाने से एक पैर से वो विकलांग हो गए थे। वो आए, उनके आंखों में आंसू और चेहरे में मूछें उनकी बड़ी बड़ी, मतलब इतने खुश थे वो कि आज इतने सालों बाद हमें याद किया गया। तो मेरी एक कहानी है कबरी के। वो जो हम विवाह में जाते हैं तो 2 दरबान खड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी मूछें और भाला लिए। आकाशवाणी में वो कहानी प्रसारित हुई, मुझे 2200 या 2600 का पेमेंट हुआ। मैं कहीं भी शादी में जाता हूँ तो दोनों को 100 रुपये, 50 रुपये से कम नहीं दे के आता हूँ। उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवा लेता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, उनको अच्छा लगता है। और मैं मन में सोचता हूँ कि मुझे इस कहानी का जो पैसा मिला था आकाशवाणी से, वो इनके लिए लिखा, तो ये हकदार हैं उसके।
साहित्य का जो भी मुझे पैसा प्रकाशक देते हैं रॉयल्टी के तौर पर, या आकाशवाणी से मिलता है या दूरदर्शन से मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि उससे मुझे बहुत खुशी होती है। उस पैसे को मैं अपने हृदय से लगाए रहता हूँ, और वो पैसा मैं ऐसे ही कार्यों में देना पसंद करता हूँ। उनको अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर खर्च नहीं करता हूँ। उसके लिए मैं एक नौकरी कर रहा हूँ। मुझे इतना मेरी तनख्वाह है कि बहुत कुछ मैं बचा भी लेता हूँ। बहुत तनख्वाह मिलती है और उससे सारे काम घर के हो जाते हैं, और जो बचता है वो इसी लोक कल्याणकारी कार्यों में। अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत जगह बहुत सारी स्थितियां हैं, ये वो मंच नहीं है जहाँ कोई बात बताई जाए, पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अनाज, वो दवा, वो पैसा उस तक पहुँचा पाऊँ जो इसके लिए हकदार है। और मैंने जो कमाया है अपने साहित्य से या अपनी सर्विस से, अपने नौकरी से, तो उसका एक हिस्सा उसको मैं देना एक दायित्व है मेरा व्यक्तिगत। तो जब मैं व्यक्तिगत उसको दे रहा हूँ, तो मैं जब कुछ लिख रहा हूँ तो मेरे चिंतन में, मेरे लेखन में भी वही चीज़ आएगी, और उस विचारधारा को मेरे पाठक कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपनाएंगे। वो मेरी सफलता है। किन्नर कथा और मैं पायल उपन्यास के बाद कई लोगों की धारणाएं बदली किन्नर समुदाय के प्रति। उन्होंने मुझे मेल किए, व्हाट्सएप किया, फ़ोन किया। मेरे करीब 48 शोधार्थी हैं जो किन्नर कथा और मैं पायल को भी अपने शोध में लिए हैं। वो मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने जो चीज़ स्थापित की, मेरे एक माननीय न्यायमूर्ति जी हैं, उन्होंने उपन्यास पढ़ा, पढ़ने के बाद गले से लगा लिया, और वो फ़ोटो मैंने शेयर भी की। मैंने कहा लॉर्डशिप एक फ़ोटो साथ में होना चाहिए। फ़ोटो भी उनके साथ मेरी आई, उसमें काफ़ी लाइक वो थे। तो वो उनको बड़ा गर्व हुआ मेरे ऊपर कि मैं उनके एक सहयोगी के रूप में उनके साथ हूँ, और मैंने एक ऐसी चीज़ लिखी कि उनकी आंखें खुल गईं। वो बोले कि मेरी तो पूरी की पूरी धारणा बदल गई। मैं तो मेले ठेले बसों में, ट्रेनों में या कहीं इनको देख लेता था तो किनारा करता था कि ये लोग कैसे हैं, कि ज़बरदस्ती वाले हैं, किस तरह के हैं। पर आपके उपन्यास ने मेरी आंखें खोल दी और मेरी इनके प्रति धारणा बदल गई, और मैं अब इनको पूरी तरह से अपनाऊंगा या वगैरह। तो उन्होंने फिर हमारी पायल पायल के एक कार्यक्रम में वो हमारे चीफ गेस्ट बने कालांतर में। पायल को उन्होंने माला पहनाई। मैंने कहा सर पायल का सम्मान करिए, और पायल को मैं आपके बगल में बैठा लूँगा। तो पायल का सम्मान हुआ, और पूरे लखनऊ में, ये पुस्तक मेले की बात है, लखनऊ में जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला देवराज अरोड़ा और का लगता था, उसमें ये कार्यक्रम हुआ। और अगले दिन पूरे अखबारों में हेडलाइन बन गई, छप गया कि किस तरह से एक सम्मान हुआ किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि का। मैं देखिए, लेखक एक बहुत ही भावुक होता है, ठीक है, और लेखक मन से किसी का अहित नहीं चाहता। उसे क्योंकि मालूम है कि वो पृथ्वी ग्रह में कितने समय के लिए आया हुआ है, उसे भान है। जब वो 1000 किताबें पढ़ता है तब एक किताब लिख पाता है। ऐसा करना भी चाहिए। लेखक बहुत अच्छा पढ़ाकू भी होता है, और वो पढ़ने की चीज़ें ये नहीं कि केवल साहित्य ही पढ़े, अपने साहित्यकारों को ही पढ़े। वो पुराण से भी लेगा, वो धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ता है, चाहे वो हमारे गीता, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुछ भी जो भी उसे पढ़ने को मिले, जो भी ज्ञान। मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था जब मैं 9th क्लास में था, पूरा का पूरा पढ़ गया। मेरी एकदम दिशा बदल गई। मैंने श्रीमद् भगवत गीता 29 साल की उम्र में पढ़ी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि काश मैंने ये 9वीं, जब मैं 9 वर्ष का था तब क्यों नहीं पढ़ी। पूरी की पूरी धारणा बदल गई। मैंने फिर गीता पर टीकाएं पढ़ी। अष्टावक्र गीता आप पढ़िए अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपकी सोच चिंतन बदल जाता है।
तो जब हम इस तरह के सद साहित्य को पढ़ते हैं, एक लेखक जब पढ़ता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है, सत्संग से भी ज्ञान बढ़ता है। आपके आसपास जो भी अच्छे लोग हैं उनके साथ आप जब अपनी बात साझा कर रहे होते हैं, वाद विवाद संवाद की जो स्थिति बनती है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। मैं मुक्ति शर्मा जी, भारत प्रसाद, लेखक ही नहीं संपादक, प्रकाशक, कवि अपने मूलभूत दायित्व से पलायन कर रहे हैं, पीछा छुड़ा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत प्रसाद जी, आपका तो मैं फ़ैन हूँ, आपको मैंने उस दिन पूरा सुना था। और ये जो मूलभूत दायित्व हैं, इससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि जो एक अपने आप को घेरे में रख लेते हैं। मेरे बहुत सारे वामपंथी मित्र हैं, वो इस तरह से लिख देंगे कि राष्ट्रपति भवन में सुअर लौटता है, ऐसी कविता भी लिख देते हैं। और उनके कार्यक्रम से मुझे उठ के आना पड़ता है कि मैं जिस मंदिर को, जिस भवन को मैं मंदिर के रूप में मानता हूँ, वहाँ ऐसी कविता। एक कार्यक्रम में एक दलित चिंतक आ गए, उन्होंने कहा कि शिव जी की पिंडी पर अगर बिच्छू बैठ गया तो मैं चप्पल मारूंगा उस बिच्छू को। अब वो शिव पिंडी पर लगे या मुझसे क्या मतलब। मैं खड़ा हो गया उस कार्यक्रम में, संवादी कार्यक्रम था दैनिक जागरण का। मतलब ऐसी सोच रखते हैं, अरे भैया चिमटे से पकड़ के उठा के अलग कर दो उसको, अहिंसक बनो, मारो ही ना उसको, जंगल में छोड़ दो। मारना ही है तो चिमटे से पकड़ के उठाओ, आपको चप्पल ही मिली। ये आपकी सोच दर्शाती है, क्योंकि आप उस विचारधारा के हैं और आप अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। उनका नाम नहीं लूँगा, वो महाराष्ट्रियन है, उठकर चले गए वहाँ से कार्यक्रम से। ऐसी सोच के जब साहित्यकार का चोंगा पहन लेंगे तो वो क्या समाज को सुधार कर पाएंगे? भ्रमित करेंगे, आर्मियां गठित करा देंगे, बांटेंगे। मैंने भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा, शरद सिंह की किताब से पढ़ा, अन्य जगह से पढ़ा। मैं उनका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। उस महान व्यक्तित्व को किस तरह से एक घेरे में ले लिया गया और उनको कि हमारे 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 हैं। मैं महेंद्र भीष्म के नाम से लिखता हूँ, तो भीष्म से भी मुझे भीम का स्वर सुन के कई लोग अपना समझ लेते हैं कि हम तो वो मुझे कई चीज़ें बता जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, आप ठीक है, आप दलित हैं, आप दलित लेखक हैं, साहित्यकार हैं, ठीक है, पर आप घेरे से बाहर आइए। आप अपने आप को क्यों स्त्री मानते हैं? आप अपने आप को क्यों दलित मानते हैं? आप अपने आप को पंडित या मुस्लिम क्यों मानते हैं? आप एक लेखक मानिए। और जब आप एक विशुद्ध लेखक बन के आएंगे तो स्वाभाविक है कि आपके जो सृजन करेंगे वो सद साहित्य बनेगा और लोक कल्याणकारी बनेगा, परस्पर सद्भावना को लाएगा और लोगों में प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना लाएगा। हमारे बच्चे मानवतावादी बनेंगे पढ़कर। तो जब आप एक घेरे में लिखेंगे तो वो जो पढ़ेगा उसका भी दिमाग उसी तरह का बनेगा, जो कि घातक है समाज के लिए। कृष्ण बाबू कह रहे हैं, वर्तमान यांत्रिकी युग में किसी के पास पुस्तकों के प्रथम का सवाल परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान यांत्रिक युग में किसी के पास पुस्तकों के प्रथम का, थोड़ा सा स्पष्ट करिए अपना प्रश्न। इसलिए सत्य साहित्य का प्रचलन। हाँ ठीक है, ये सही बात है भाई। अच्छा साहित्य जब हम लिखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी तो अच्छी बनेगी। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रामायण पढ़ो। मेरे यहाँ कल्याण कल्पतरु आती थी अंग्रेजी में, मेरे बाबा जी मंगाते थे। मैं हमारे यहाँ धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और अमेरिका से एक सनशाइन पत्रिका आती थी। तो हम लोगों में हम 7 भाई बहन थे, पढ़ने का एक माहौल बना था कि हमें ये पढ़ना है। कादम्बरी हमेशा आई, नवनीत आई। तो उस समय जो चीज़ें पढ़ते थे, और चंपक चंदा मामा, यही सब पढ़ के बड़े हुए हैं। और उस उम्र में मेरी एक संगत हो गई थी। हमारे यहाँ एक भड़ भूंजा होता ना, चने अने जो भूनते हैं, वो उसकी एक दुकान थी, चने की, मूंगफली वगैरह ऐसा कुछ। वो मैं उसका बड़ा कृतज्ञ भी हूँ। वो एक उसके रद्दी में वो आती थी किताबें, रद्दी में वो चने अने जिसमें फाड़ के रखता था। कभी गुलशन नंदा का उपन्यास आता था, कभी वो रानू का, कभी मनोज वाजपेयी का। तो मुझे वहाँ से आदत लग गई उपन्यास पढ़ने की। जब मैं
9 या 10 साल का था, कॉमिक्स पढ़ा करता था, तब की उम्र की बात कर रहा हूँ। मेरा घर वहाँ गांव का बहुत बड़ा है, 1-1 मीटर की तो खिड़कियों की वो धरातल है, उसमें बैठ के छिप के हमारे यहाँ 2-3 टॉयलेट थी, तो पुराने स्टाइल की बड़ी बड़ी टॉयलेट, जिसमें कि आजकल के लोगों का ड्राइंग रूम बन जाए इतना बड़ा, तो वहाँ पे पुराने स्टाइल का था सब। तो वहाँ बैठ के पढ़ा करते थे उपन्यास, बड़ों की नज़र चुरा के पढ़ा करते थे। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे जासूसी ख्याल, बहुत सारी क्रांतिकारी जैसी बातें, कुशवाहा कांत को पढ़ा होगा, लाल रेखा वगैरह, बताइए, मैं बहुत छोटी उम्र में उनको पढ़ चुका हूँ। तो वैसी विचार बनने लगते हैं। पर अच्छा हो कि मेरे पास, मेरे घरों में, या मेरे जो पढ़ने को मिला, वो बहुत अच्छा साहित्य था, और जिसको पढ़ के, जिसको ग्राह्य करके, और मैं पूरी कोशिश में रहता हूँ कि मैं ऐसा लिखूँ जिससे लोगों में प्रेम बढ़े, कहीं से कोई कलुषता एक दूसरे के मन में ना हो। एक लेखक को का दायित्व है कि वो कई भ्रांतियों को दूर करे, कई कुरीतियों को दूर करे, और जो सच्चे हकदार हैं उनको सामने लाए, उनका उनका हक दिलाए, उनके हक की वकालत करे। आशीष कुलश्रेष्ठ सर, प्रकाशक दायित्व के संदर्भ में भी कुछ बताइए। प्रकाशक का दायित्व अभी ये विषय नहीं है ना, साहित्य समाज और लेखक की दायित्व की बात हो रही है। प्रकाशक बहुत अच्छे हैं, और बहुत शोषण करने वाले भी प्रकाशक हैं। मैं भी शोषित हुआ हूँ 1-2 प्रकाशक दिल्ली वालों से। तो कहने का मतलब है कि आप कि देखिए, एक लेखक कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, छपता है, उसी लेखक के सहारे पूरा प्रकाशन चलता है। तो जो अच्छे प्रकाशक हैं वो अपने लेखकों का ध्यान रखते हैं, उनको उनका हक पहुंचाते हैं। कई लोग हैं, वो छप गया, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, एक चेक भेज दी, और पूरा डिटेल क्या कितना बिका कुछ नहीं पता। कुछ प्रकाशक हैं जो हर साल अपना पूरा चार्ट भेजते हैं कि आपकी इतनी किताबें बिकी, इतना हमारा आपका तय हुआ था एग्रीमेंट, ये आपका। तो लेखक का ख्याल प्रकाशकों को रखना चाहिए, ये प्रकाशक का गुरुतर दायित्व है। और प्रकाशक ना हो तो लेखक कहाँ छपे, है ना, कैसे पब्लिसिटी हो, कहाँ बेचे, ये प्रकाशक करते हैं, कवर पेज डिजाइन करते हैं। मैं अमन प्रकाशन को नंबर 1 में रखता हूँ। मेरे साहित्य भंडार वाले भी हैं, सामयिक प्रकाशन भी है, लखनऊ के हमारे भारत बुक डिपो और सुलभ प्रकाशन भी हैं, बहुत अच्छे हैं सुलभ प्रकाशन वाले। तो उसी तरह मुझे अमन प्रकाशन इतने अच्छे लगे कि मेरी 5 किताबें आई, आगे भी आती रहेंगी। और ये कार्यक्रम उन्होंने दिया है, उसका भी एक उन्होंने अच्छा काम किया है। और मेरी ऋषभ से हमेशा बात होती रहती है, बतौर प्रकाशक मैं उससे बात करता हूँ कि आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, वेब, डिजिटल जो हो रहा है, इन सब पे आप लोग आगे आइए, हमारी किताबें डिजिटल में आए। फिर लेखक चाहता है उसकी कृतियाँ लोग पढ़ें, वो कभी पैसे के लिए इतना महत्वाकांक्षी नहीं होता है, वो चाहता है कि उसका लिखा हुआ पाठकों के बीच में कम से कम मूल्य पर पहुँचे, उसकी क्षमता में पहुँचे। तो जब वो 100 रुपए की, 200 रुपए की किताब नहीं खरीद पाता पाठक, तो वो अगर वो किताब 10 रुपए में डिजिटल में पढ़ लेता है तो वो उसके लिए बहुत सस्ता पड़ता है। तो डिजिटल में आए, उसमें प्रकाशक का भी फायदा है, लेखक का भी फायदा है। डॉक्टर राकेश शुक्ल जी को नमस्कार। विकी प्रताप सिंह हमारे जुड़ गए हैं। विकी प्रताप से एक समय मेरी घंटों बात होती थी, किन्नर विमर्श से हम और वो काफ़ी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने किन्नर कथा को हिमाचल विश्वविद्यालय तक पहुंचाया, और वे उनकी कुछ डिस्टरबेंस हुआ था शायद। तो मुक्ति शर्मा लिख रही हैं कि लेखक और प्रकाशक के दायित्व के बारे में बताइए। तो मैंने शायद अभी बताया था, लेखक और प्रकाशक के बीच में भी वैसा ही संबंध होता है जैसा कि साहित्य और समाज का। ठीक है, समाज को का चित्रण करता है साहित्य, ठीक है, साहित्य समाज का दर्पण होता है।
वैसा ही प्रकाशक को भी एक दर्पण की तरह लेखक की स्थितियाँ लेखक को बताते रहना चाहिए। ये लाइटर साइड में मैंने कहा, और दोनों के बड़े महत्वपूर्ण दायित्व हैं। दोनों के बिना किताब कहाँ संभव है आना। विकी प्रताप सिंह, कोरोना काल में फेसबुक या कविताओं और साहित्य में योगदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? एक्चुअली कोरोना काल देखा है कि जिस तरह से फेसबुक में कविता और अन्य चीज़ें आ रही हैं, कुछ तो बहुत अच्छी कविताएं आती हैं, कुछ तो बहुत अच्छा आलेख आता है, पढ़ने में लगता है कि इनके अंदर है वो क्षमता, पर कुछ जो स्वांता या अपना आत्म प्रचार बोल दीजिए, पर एक अभ्यास पुस्तिका की तरह वो फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं कि वो लिखा और वो नहीं ठीक लगा तो रफ की तरह पन्ना फाड़ के आगे बढ़ जाओ। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप मत देखिए, मत पढ़िए। पर ठीक है, कहीं कोई कुछ लिख रहा है तो इसी तरह से शुरुआत होती है। कविता या कहानी या उपन्यास जब हम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें पहली सीढ़ी, एक लंबी यात्रा के लिए पहला कदम बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर फेसबुक में या कहीं भी वो लिख रहे हैं तो उनकी एक शुरुआत है, धीरे धीरे वो मंझ जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। उन्हीं में से कोई हीरा चमक के आगे आएगा, कोई मुंशी प्रेमचंद्र बनेगा, कोई जयशंकर प्रसाद बनेगा। अभी मैं एक बात देखूं कि अभी एक कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें जयशंकर प्रसाद की जो कविता शैली है, जो उनकी एक हिंदी है, वो मैंने सहेली की डायरी जो गीतका वेदका का कहानी संग्रह है, उसमें कुछ कहानियाँ मैं पहले भी पढ़ चुका था, छपने के पहले, और बाद में भी पढ़ी। तो किसी ने मुझसे कहा कि इसमें जयशंकर प्रसाद की शैली का दिखता है लिखा हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने भी पढ़ा उसी दृष्टि से। तो मैंने कहा, अरे वाह यार, आकाशदीप, ममता, पुरस्कार जैसी कहानियाँ लिखने वाले जयशंकर प्रसाद, और ये शुभ कहानी, मतलब एक कहीं ना कहीं कुछ है। तो जो अभ्यास कर रहा है, जिसका पहली रचना है, उन्हीं में से तो बन के आएंगे कोई उसके समकक्ष। या जयशंकर प्रसाद हो चुके, मुंशी प्रेमचंद हो चुके, तो अब दूसरा कोई साहित्यकार उस टक्कर का आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ओ हेनरी की कहानियाँ आप पढ़िए, मोपांसा की पढ़िए, अपने कई लेखक हैं विश्व के जो कितना अच्छा उन्होंने, हेमिंगवे जिनको नोबेल प्राइज़ बाद में मिला, तो ये लोग शुरुआत में जो लिख रहे थे, अगर आप कहाँ कहाँ से नकारे गए, कहाँ कहाँ से उनकी कहानियाँ वापस कर दी गई, आगे चल के वो इतने बड़े साहित्यकार हो गए। तो इसी तरह है फेसबुक वगैरह, उनका एक प्लेटफार्म है, अभ्यास पुस्तिका है, निकलेंगे उन्हीं में से कोई अच्छे। कृष्ण बाबू कर रहे हैं, अनुभव स्वाध्याय साहित्यकार को अच्छे सृजन कर। हाँ, सही बात है। देखिए, वो अभ्यास करता है, रियाज करता है और बेहतर संगीत देता है। इसी तरह लेखक जो होता है, हम लोग क्या समझ रहे हैं, आपने कहानी महेंद्र विश्व की पढ़ी, किन्नर कथा पढ़ा, जितने पन्ने का किन्नर कथा है उतने आधे पन्ने तो कम से कम, नहीं तो कुछ ना कुछ तो फाड़ के फेंक ही दिए होंगे। मतलब जो लिखा गया और फिर नहीं जोड़ा गया, उससे और बेहतर लिखा गया, कहने का मतलब। पैरा के पैराग्राफ बदल देते हैं हम लोग कि यार ये नहीं ठीक लग रहा, इसको लगाते, अरे वाह क्या बात है। कभी कभी हम लोग तो एकदम पागल से हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार ये पैराग्राफ मेरे द्वारा लिखा गया है, खुद पर विश्वास नहीं होता। और जो पढ़ते हैं तो उसको पढ़ पढ़ के नाचते हैं, खुश होते हैं, है ना। वो भांग का नशा होता है ना, जो लोग नशे करते हैं, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, पर मुझे बड़ा नशा है लेखन का। और जब मैं कुछ रच लेता हूँ तो बस समझ लीजिए कि संसार की सारी खुशियाँ एक तरफ, और मेरा लिखा, मेरी वो जो उमंग होती, वो जो खून में आ जाता है कि एकदम खुशी खुशी भर जाती है। और मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैं लिखता हूँ तो मेरे पात्र अगर दुखी हैं, रो रहे हैं, अगर उनके यहाँ कोई घटना घट गई है, कोई मृत्यु हो गई है, तो उसी तरह बिलख के आवाज़ आती है अंदर से। और जब मेरे पात्र, मेरा कोई आईएएस में सिलेक्ट हो जाता है ना, या कोई किसी को बड़ा अचीवमेंट मिलता है, तो मैं भी बहुत अचीवमेंट पाता हूँ कि अरे वाह क्या बात है ना। देखिए अगला है, बिल्कुल है, सही, ठीक है। समाज सुधार और समाज पुनर्निर्माण साहित्यकार के लिए अत्यंत आवश्यक है।
इसमें प्रतिक्रिया चाहिए मेरी आपको। समाज सुधार और समाज पुनर्निर्माण। देखिए, साहित्यकार का जो दायित्व है वो लिखे और पुरोंधा ना बन जाए, समाज सुधारक का तगमा लिए ना घूमे, काम करे एक आम आदमी की तरह। किन्नर समुदाय के प्रति मैं कार्य कर रहा हूँ। मुझे कहीं से प्रेरणा मिली लिखने के बाद। जब लिख रहा था तब थोड़ी सोचा था कि मैं पायल फाउंडेशन से जुड़ जाऊँगा, मैं अत किन्नर कथा संवाद समूह चलाऊँगा, मैं भारतवर्ष में कई जगह पे जाके किन्नरों से मिलूँगा, उनकी चीज़ें समझूँगा, कुछ करूँगा उनके लिए। अभी अत किन्नर कथा संवाद जो किताब आई है अमन प्रकाशन से, उसका संपादन करूँगा। ये सारी चीज़ें जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वतः आती जाती हैं। फिर मन में आता है कि हमें इनके साथ जुड़ के काम करना है, तो एक इकाई के रूप में काम करिए। दहाई साथी जो मिल जाता है, दहाई हो जाते हैं, फिर उसमें नंबर बढ़ते जाते हैं और आप सैकड़ा होते हैं, आप लाख होते हैं, कई लोग आपके जैसे हो जाते हैं सेम माइंड, और फिर वो एक सुधारक की भूमिका बन जाती है। बहुत अच्छी बात है। साहित्यकार का बहुत दायित्व है कि वो समाज में अच्छी चीज़ें लाए। आयुष को मीराबाई की आयुष आधारित पीताम्बरा नामक उपन्यास लिखने के लिए 5-6 साल लगे और उन्होंने मीराबाई के प्रांतों का कई बार। हाँ, सही बात है। हमारे सुधाकर अदीप जी ने भी मीराबाई के ऊपर उपन्यास लिखा है। आप देखिए, खंजन नयन लिखा था नागर साहब ने, तो वो सूरदास जी को समझने मथुरा वृंदावन में गलियों गलियों में गए हैं। नाच्यो बहुत गोपाल उन्होंने लिखा तो वो मेहतर जाति के घरों में गए हैं। कोठा वाली लिखा तो वो वेश्याओं से जाके मिले हैं। तो लेखक, मैंने भी अगर कोई चीज़ लिखी है तो एक लेखक के रूप में मैं स्वीकारता हूँ कि मैं अपने उन जीवित पात्रों के साथ मिला हूँ, उनके अनुभवों को आत्मसात किया है। पर अगर मैं किसी शराबी की कहानी लिख रहा हूँ तो मैं शराब पी लूँ तब मैं अच्छा लिख पाऊँगा, इसका मैं समर्थक नहीं हूँ। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, पर मेरी कहानियों में किसी मांसाहारी का जिक्र आता है तो मैं अंडे का जो स्वाद है उसका वर्णन कर दूँ, तो वो एक अपनी लेखक की योग्यता है कि आप बिना शराब पिए, बिना मांस भक्षण किए आप उसका चित्रण ऐसा कर जाते हैं। कैस्टो मुखर्जी को आप जानते होंगे, कभी एक बूंद शराब नहीं चखी, और फिल्मों में देखिए क्या नशेड़ी की एक्टिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पर लेखक को बहुत जानकार होना चाहिए अगर उस विषय पर लिख रहा है। धन्यवाद राकेश जी किन्नर कथा के लिए। माया प्रकाशन के अनिल तिवारी हैं। अनीता कर्पूर जी हमारी बेंगलोर से बहुत अच्छी कहानियाँ लिख रही हैं आजकल। बलिराम दापसे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप यहाँ उपस्थित हुए। हाँ, देखिए, भारत प्रसाद जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। उनको वक्तव्य और लेक्चर उनके खून में है, और लेखक जो होता है वो स्वतंत्र होता है, कभी कभी विषय से इधर उधर भटक भी जाता है। तो वो हम लोगों से आप यही अपेक्षा कर सकते हैं कि हम लोग भटकते हुए अपनी बात रखें। एक लेखक जो कहानियाँ लिखता है, उपन्यास लिखता है, जिसको आप पढ़ते हैं वो एक अच्छा वक्तव्य दे सके, इसकी भी उम्मीद नहीं करना चाहिए। उसके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और वो कहीं पे भी कोई चीज़ कागज़ कलम का क्या होता है ना, नोट पर नोट टाइप या कुछ भी उस तरह का वो साथ में लेके नहीं चलता है कि हमें अब ये बोलना है, ये विषय है, या उस तरह से। तो मैं विषय में हूँ, और यहाँ पे देखिए ये मेरी किताबें जो आई हैं वो रखी हैं, है ना। कोई कागज़ या कोई उस तरह का नहीं है कि मैं कहीं से कोई चीज़ बोलूँ। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था तो वहाँ भी लगभग यही प्रश्न उठा था, विषय पर जो भी था। तो देखिए, आशीष कुलश्रेष्ठ बोल रहे हैं, सर प्राप्त धनराशि के संदर्भ में आपके ये विचार आज जाने, लेकिन मैंने किन्नर काव्य रचना रचते समय ही ऐसा ही प्रण लिया था। बहुत अच्छा, हमारे आशीष जी ने किन्नर कथा पर, ये पहले ऐसे हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने एक हिंदी उपन्यास का पूरा काव्य अनुवाद कर दिया। किन्नर कथा का
किन्नर काव्य के रूप में पूरा का पूरा उपन्यास इतनी अच्छी कविताई के साथ किया है। मैंने लखनऊ के कुछ विद्वानों को दिखाया था, तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ और अमन प्रकाशन से सिफारिश करूँगा कि वो इसको छापें। मीनाधर द्विवेदी पाठक जी, आपका स्वागत है। आपने किन्नर कथा पढ़ा हुआ है। कृष्ण बाबू जी, साहित्यकार का स्वाध्याय जितना अधिक होगा उसका साहित्य उतना ही प्रतिभावान हो। एकदम सत्य वचन, मैं आपके साथ हूँ इस बात पे। विद्यासागर सिंह जी, कृपया समाज के संदर्भ में लेखकी दायित्व को परिभाषित करें। समाज के प्रति दायित्व का विद्यासागर जी, अभी मैं, आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें उस विषय पर बोल दी हैं। पूर्वाग्रह को त्याग कर विशुद्ध लेखक बनना अधिक समुचीन है। बहुत खूब। हाँ, ये दीप्ति विसारिया जी, ये बहुत ज़रूरी है लेखक की दायित्व में। ये अगर नंबर 1 में इसको ले लिया जाए कि वो पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए, उसका लेखन निरपेक्ष होना चाहिए। वो जब अपनी कहानी उपन्यास जो भी रचता है, तो उसका पूरा का पूरा दायित्व है कि वो एक निरपेक्ष भाव से लिखे, मानवता के लिए लिखे, अत्याचारी के खिलाफ लिखे, निरीह की आवाज़ बनकर लिखे। और लगभग मेरा समय भी पूरा हो रहा है, मैं बालकनी में आ रहा हूँ। इमरजेंसी लाइट रहने दो, समय भी लगभग हो रहा है। मैं बालकनी में आ गया हूँ और मेरा समय भी पूरा हो रहा है। मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ। अब मैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान तन्हा, सहिष्णुता को बढ़ावा मिला ऐसा लेखन। यस, सहिष्णुता बहुत ज़रूरी है। और दीप्ति बिसारिया जी हैं, गुटों में बटे साहित्य में निष्पक्षता का अभाव देखा जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार हैं? मैंने बहुत पहले कहा था बिसारिया साहब कि लेखक को घेरे में नहीं होना चाहिए, किसी दायरे में नहीं होना चाहिए। ये मैं बोल चुका हूँ, आप सुनिएगा बाद में वीडियो। और वही लेखक सही मायने में अपना दायित्व निर्वहन करता है जो किसी भी घेरे से अलग है। सभी विचारधाराओं को पढ़े, समझे, उनका स्वागत करे, सम्मान करे। ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, पर जब वो लेखन में आए तो वो पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। प्रकाश एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। कुछ ठीक है। मोहसिन जी, लेखक मात्रात्मकता की अपेक्षा गुणात्मक, हाँ ये बहुत सही है। 12-15 उपन्यास लिख रहे हैं, अरे ये तो बड़ी गजब की बात है। हम लोग तो एक एक कहानी में 20-20 साल लगा देते हैं। अभी मैंने 2 कहानियाँ पूरी की हैं, पता नहीं कितने सालों से लिखी जा रही थी, अब पूरी हुई हैं। उपन्यास भी बहुत समय लगा देता है, वो उसके ऊपर है। जैसे अभी कोरोना काल में मैंने एक अपने पुराने उपन्यास को नया रूप देते हुए लिखा है, तो वो लिख गया इस समय में जो मिला मुझे, तो वो इधर 2-3 महीने में मैंने लगभग पूरा कर लिया। पर एक साथ 12-15 उपन्यास लिख रहे हैं, ये तो बड़े असंभव सी बात है। खैर, मीराधर जी, बहुत सकारात्मक उत्तर दिया आपने। कूड़ा नहीं कहा उनके लेखन को। नहीं नहीं, देखिए, कोई अगर लिख रहा है, कोई भी साहित्य है, सरस्वती माँ सरस्वती का आशीर्वाद जब जिसको मिल जाता है, तो वो अगर कुछ भी लिख रहा है तो हम उसे कूड़ा जैसा शब्द ना बोलें तो अच्छा है। समस्या में जननी विश्वजीत सपन दीप गुप्ता, कैसे कहानी कारणों की कहानियाँ भी प्रभावित प्रतीत होती हैं। जी, अरविंद वाजपेयी जी, जो मेरे अग्रज हैं और अमन प्रकाशन के मालिक हैं, बहुत सुंदर वक्तव्य के लिए मैं उनकी इस समीक्षा के लिए उनको धन्यवाद। बहुत सही कहा सर। हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला लिखी लेकिन स्वाद नहीं। हाँ, वही है, लेखक को जरूरी नहीं है कि वो उन चीज़ों से पूरी तरह से लिप्त होकर लिखे। वार्तालाप की मुद्रा, बतकही वाली मुद्रा अच्छी लग रही है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत ही आदरणीय हैं। और ये हमारे उड़ीसा से जुड़े हैं विजय विजय जी, जिन्होंने किन्नर कथा और मैं पायल का उड़िया में अनुवाद किया है। मैं उनको बड़ा स्वागत करता हूँ। और हमारी महाश्वेता जी भी हैं जो वहाँ से हैं, और अनुपमा भी जुड़ गई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ क्या विदा लूँ, क्योंकि
मेरा समय हो रहा है। लाइट वैसे आ चुकी है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो फिर कभी मिलते हैं। इसी तरह अमन प्रकाशन को एक बार पुनः साधुवाद। और राकेश जी, मोहसिन जी, विजय जी उड़ीसा से, आशीष कुलश्रेष्ठ, कृष्ण बाबू, मीनाधर द्विवेदी जी और दीप्ति बिसारिया जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय भारत प्रसाद जी, बलिराम दापसे जी, अनीता कारपुर, राकेश शुक्ल जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने सुना, समय दिया और एक ऐसे विषय को उठाया, और मैं आप सबका आभारी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। 1 घंटे का मुझे समय मिला था और वो समय पूरा हो रहा है। फिर कभी मिलते हैं इसी तरह किसी मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।